हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम खूब अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज AIBE के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 जो है होने वाला है ना, अभी 30 तारीख को। उसी के लिए हम लोग आज IPC और BNS वन शॉट पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो में मिलेगा। तो जो लोग AIBE 20 या एज वेल एज अगर आप APU की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन खास तौर से मैं बना रहा हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 20th वाला है वो उसके लिए। ठीक है। अब देखिए, आप लोग के मन में कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी, ये क्वेश्चंस आते होंगे कि सर क्या हमको BNS पढ़ना है या फिर IPC पढ़ना है। तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो ये दिया है कि IPC और BNS दोनों आएगा, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि जो IPC और BNS में जो डिफरेंस है ना वो पूछे पूछे जाए। शायद ये आ सकता है, हालांकि कौन सा मैं एग्जामिनर होने वाला हूँ, कौन सा मैंने पेपर बनाया है, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ तक है कि वह वो चीज़ ज़्यादा पढ़ के जाने हम लोग को जो नया अभी एडेड है। दोनों जोड़ने का सीधा सीधा मकसद ही यही है कि एडवोकेट लोगों को वो तैयार होना चाहिए जो परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो IPC में जो परिवर्तन करके BNS बनाया गया है, वो परिवर्तन हम लोग को ज़्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी। तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने BNS और IPC दोनों लिखा हुआ है। इसमें BNS IPC तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जो प्रावधान IPC में थे वो औपनिवेशवाद वाले सिद्धांतों को छोड़ के बाकी जो जरूरी थे, इस समय आवश्यकता के अनुसार जो भी जरूरी है वो इसमें BNS में रखे गए हैं। ठीक है। तो BNS 2023 पढ़ के जाना है, स्पेशली उन प्रावधानों पर ज्यादा ध्यान देना है जो IPC में नहीं थे और BNS में जोड़े गए हैं नए नए। ठीक है। वो मैं आप लोग को बताऊंगा। वन शॉट होने वाली वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार पूरा चैनल विजिट करके जरूर देखें। हो सकता है आपके काम का चैनल हो, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज उसको जरूर शेयर करें जिसको इसकी जरूरत हो। ठीक है। चलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई गुजारिश नहीं है, आराम से पढ़िए, मौज करिए। सारी समस्याओं का जड़ एक ही चैनल पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मन कहे तो। ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग BNS पढ़ेंगे 2023। IPC 1860 का है, 1860 का है। फिलहाल BNS में क्या है, कुल मिला के 20 अध्याय है। ठीक है। ये BNS का मैं बता रहा हूँ। ठीक है। 20 अध्याय पहले क्या था क्या नहीं है, ये ज्यादा संभावना नहीं है। IPC वाला ज्यादा संभावना नहीं है, BNS से ज्यादा संभावना है। और चेंज पे स्पेशल ध्यान देंगे। देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 अध्याय है कुल मिलाकर, और 358 धाराएं हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये सब क्या चार्ट वार्ट क्या बनाए हैं, तो मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि देखिए, ये जो कंपैरिजन चार्ट है ना कि IPC में किस धारा में था, BNS में किस धारा में है, ये कंपैरिजन चार्ट है, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप डाउनलोड कर लें, और चाहे तो मैं खुद ही भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम होगा, या तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा। ठीक है। वहां पर ये मिल जाएगा आपको। तो देखिए, ये है, इसमें क्या दिया गया है कि पहले तो प्रावधान दिए गए हैं, और ये प्रावधान, ये BNS की धारा है, ये इधर BNS की धारा है और इधर IPC की धारा है। तो IPC की धारा में पहले मतलब IPC में क्या था और अब BNS में क्या है। तो BNS ये जो प्रावधान है ये किस धारा में दिया गया है IPC में, और किस धारा में दिया गया है BNS में, ये एक ही चार्ट में आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। देख लीजिए, ये पूरा पूरा का पूरा आपको एक ही चार्ट में मिलेगा। ये चार्ट अगर आप चाहे तो निकलवा के लेके जा सकते हैं, चाहे तो निकलवा ले, चाहे तो ना भी निकलवा ले। एक बार जो मैं चार्ट बनाया हूं ना उधर, अगर वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, और अगर आप 20 मिनट का भी टाइम देंगे BNS पे, तो आपका आई थिंक खोजने में आसानी हो जाएगी। बाकी रटने की तो जरूरत ही नहीं है, बस खाली खोजना है। ठीक है। तो बैरक्स के बीच में कहीं पर आप चाहे तो ये बना सकते हैं। कौन सा चीज? ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये चार्ट आप BNS में बना लेंगे तो आपको खोजने में आसानी होगा कि कौन सा चीज कहाँ पर है। ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, ये इधर अध्याय का नाम लिखा है, ये 1 2 3 4 5, ये चैप्टर का नाम है। ये प्रावधान है चैप्टर के, चैप्टर नंबर है इधर, इधर चैप्टर का नाम है, और इधर सेक्शंस भी डिफाइन कर दिया हूं मैं कि किस सेक्शन के बीच में कौन सा चैप्टर किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। ठीक है। तो ये अगर आप चार्ट बना लेंगे, ये 3 पेज का है, ज्यादा नहीं है। देखिए, 3 पेज का है, बस 3 पेज का भी नहीं है।
20 लाइन है, अगर आप ये 20 लाइन रट लेंगे ना तो आपको आईपीसी में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसके बाद आप चाहे तो ये लेक्चर देखें, चाहे तो ना भी देखेंगे, तो वहां आप क्वेश्चन खोज ले जाएंगे, ठीक है। बस खाली यही रखना है। देखिए, बीएनएस में कुल मिलाकर 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। तो ये तो बॉडी हो गया बीएनएस का बॉडी, ठीक है। इतना पूरा जो है वो बॉडी हो गया। और इसके साथ हम लोग को चैप्टर नंबर याद रखना है, और उसके बाद चैप्टर का नाम याद रखना है, और ये चैप्टर किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक के बीच में दिया गया है ये याद रखना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा याद रखना है, चैप्टर किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक के बीच में दिया गया है और चैप्टर का नाम क्या है। अगर ये आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक, जो कि हर उसमें होता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बेयर एक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। बेयर एक्ट दिखाऊंगा, बेयर एक्ट पढ़ाऊंगा, जो जो बदलाव हुए हैं वो पूरा बताऊंगा। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, पहला चैप्टर है प्रारंभिक, ठीक है, प्रिलिमिनरी। ये धारा 1 से लेकर धारा 3 तक के बीच में दिया गया है, ये देखिए। और दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, दंडों के विषय में, यानी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। ये धारा 4 से लेकर धारा 13 तक के बीच में दिया गया है बीएनएस में। पहले ये इंडेक्स पार्ट है, ये इंडेक्स हम पढ़ेंगे, इसके बाद पूरा बेयर एक्ट मैं आपको बताऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट होगा एआईबी के लिए वो बता दूंगा कि किस किस सेक्शन में है, कहाँ कहाँ है, इसका मतलब क्या होता है, ताकि आपको खोजने में आसानी हो। और देखिए, चैप्टर नंबर 3 है साधारण अपवाद, धारा 14 से लेकर धारा 44 तक के बीच में दिया गया है। चैप्टर 4 है दुष्प्रेरण, ये दू लिखा हूं ना, दुष्प्रेरण है, आपराधिक षड्यंत्र है और प्रयास है। ये 45 से लेकर 62 तक के बीच में दिया गया है। 45 में है दुष्प्रेरण और 62 में है आपराधिक प्रयत्न, ठीक है, या प्रयास। अब देखिए, ये पांचवा दिया गया है, चैप्टर नंबर 5 है महिला एवं बालक के विरुद्ध अपराध। ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, 63 से 99 तक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप प्रिलिमिनरी पढ़ लें दंडों के विषय में, साधारण अपराध, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास, महिला और बालक से संबंधित अपराध, और ये छठवां, तो ये जान लीजिए कि ज्यादातर पार्ट आईपीसी का कवर हो जाता है। इसके बाद बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा। मानव शरीर पर प्रभाव, महिला और बालक के विरुद्ध अपराध है, 63 से लेकर 99 तक। ये चैप्टर नया जोड़ा गया है, लेकिन इसमें प्रावधान जो भी है वो पुराने से भी लेकर कुछ मतलब पुराने आईपीसी, मतलब पुराने का मतलब आईपीसी में जो है अलग अलग दिए गए थे महिला और बालक से संबंधित प्रावधान, तो वो अब इकट्ठा कर दिया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही है, इकट्ठा दिया गया है तो आराम से पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छठवां चैप्टर है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। ऐसे अपराध जो मानव के शरीर पर प्रभाव डालते हैं, जैसे हत्या, जैसे आपराधिक मानववध, जैसे उपाहति, जैसे घोर उपाहति, जैसे कुछ भी आप सोच लीजिए वो है। तो धारा 100 से लेकर धारा 146 तक के बीच में दिया गया है चैप्टर 6। और चैप्टर 7 है राज्य के विरुद्ध अपराध, ये 147 से 158 तक है। आप एआईबी वाले इसको पूरा काट देंगे, छुएंगे तक नहीं। चैप्टर 7 आप टच मत करिए, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है सेना नौसेना, ये भी एआईबी वालों को एकदम छोड़ देना है। निर्वाचन संबंधी अपराध, ये भी छोड़ देना है एकदम। सिक्का, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्प, ये भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दे दिए रहिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं। अब 11वां देखिए, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, ठीक है। ये 189 से लेकर के 197 तक के बीच में दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, समझ में आया। तो ये पढ़ लीजिएगा, 189 से 197। 189 में दिया गया है विधि विरुद्ध जमाओ, इसके आगे ऑनवर्ड ऐसे है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ पूरा। चैप्टर 12 में दिया गया है लोक सेवकों द्वारा या उनसे रिलेटेड अपराध, ये भी पूरा का पूरा छोड़ दीजिएगा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए चैप्टर 13 लोक सेवकों के विरुद्ध प्राधिकार के अवमान के विषय में, ये भी छोड़ना है। इसके बाद ये वाला पढ़ना है, जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ वो पढ़ना है, जिसपे क्रॉस कर रहा हूँ वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 14 है फिर मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। ये 227 से लेकर 269 तक है, 269 में है, के बीच तक में है। अगर आपको देखिए बहुत ज्यादा याद ना हो तो कम से कम चैप्टर का नाम कोशिश करिए, एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा ये आगे नहीं है, थोड़ा बीच में है, तो आईपीसी के बीच में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और कुल मिला के एआईबी यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ओपन बुक एग्जाम है, तो नकल करके ही पास होना, मतलब बैरेक्ट देख के, बैरेक्ट देख के आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आराम से, जो अगर आप क्लास भी किए होंगे ना रेगुलर, या नहीं भी किए होंगे, कम क्लास किए होंगे, तब भी आपका आराम से हो जाएगा, अगर जरा सा ध्यान दिए होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि वो
डायरेक्ट नोट्स वाले भी लेके जा सकते हैं, मोबाइल भी लेके जा सकते हैं। वो तो मैं मजाक किया था, लेकिन आप एक बात और है, कौन सा ऐसा वकील है जो भैया कानून नहीं, कौन सा ऐसा लॉ स्टूडेंट है जो कानून नहीं तोड़ता है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। कौन भारत का ऐसा कौन आदमी जो रूल रूल रेगुलेशन एकदम फॉलो करता है, एकदम रूल के हिसाब से ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, मर जाएगा लेकिन रूल। कभी ना कभी तो भारत का हर आदमी रूल रेगुलेशन तोड़ता ही तोड़ता है, ठीक है। तो मैं, मेरे बातों पे मत जाइएगा कि मैं क्या कहा हूँ, मजाक का एक पार्ट था। ये मैंने कहा कि मैं लेके गया हूँ, वो भी एक मजाक का पार्ट था भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इतना आता ही नहीं है कि आपको ये सब करने की जरूरत हो, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मिथ्या साक्ष्य वाला पढ़ना है, लोक शास्त्र, क्षेम, सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाला अपराध थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित जो भी है। उसके बाद देखो, 16वां है धर्म से संबंधित अपराध, एकदम काट देना है, एकदम काट देना, मतलब पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद देखो, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ये पढ़ना है भैया। कहां से कहां तक के बीच में दिया गया है? 303 से लेकर 334 तक के बीच में दिया गया है। अब दस्तावेजों एवं संपत्ति चिन्हों से रिलेटेड ऑफेंस, ये थोड़ा सा कूटकरण है ना, तो इसमें थोड़ा सा पढ़ना है। दस्तावेजों का कूटकरण, वो थोड़ा सा आता है कभी कभी। अब देखो, आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि, ये आपराधिक अभित्रास और इसका एग्जाम्पल आता है, और मानहानि में से आता है, ये दोनों नहीं आता है, ठीक है। तो ये 351 से लेकर के 357 तक के बीच में है, तो हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी 20वां तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। निरसन व्यावृत्ति है 358 में। तो हम लोग को कुल मिलाकर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। पहला पढ़ना है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है, छठवां तक पढ़ना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर 11वां पढ़ना है, फिर 14वां, फिर 15वां, ठीक। इसके बाद 17वां, 18वां, बस इतना सा ही, और 19वां भी थोड़ा सा पढ़ना है। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग बैरक की तरफ आते हैं। एक बार अगर आप लोग ये ध्यान नहीं दिए होंगे तो एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब इसके बाद देखिए, हम लोग बैरक की तरफ आते हैं, ठीक है। देखो भैया, ये तो हम लोग पूरा चार्ट बनाए हैं, ये हम लोग पूरा चार्ट बनाए हैं। अब ये तो पुलिस, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, हालांकि इससे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर इस पे भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा। अब देखो, इंग्लिश में भी मेरे पास इंडेक्स वाला पार्ट है, इसका इंडेक्स भी इंग्लिश में है, ठीक है। बैरक में मुझे फोटो खींच के लेना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं लेके आया हूँ। इंग्लिश में इंडेक्स किसी को चाहिए तो वो भी भेज दूंगा मैं। हिंदी वाला चलिए आइए पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मुझे बैरक इसको मिनिमाइज करके ना दूसरा ऐड करना, बीएनएस का खोलना पड़ेगा, रुकिए बीएनएस का बैरक खोलता हूँ। ये कहाँ गया? नो, हाँ भैया देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। इसको अगर हम लोग फुल पे करेंगे तो ये है, ये देख रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आराम से आइए पढ़ते हैं, दिख तो रहा होगा ना। देखिए, एआईबी में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, और बहुत ज्यादा रट के जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको जो रटना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको कहते हैं, इसी से लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, इसका वाईफाई पहले तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसका वाईफाई जो है मैं कैंसिल करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता, ठीक है, ठीक है। अब इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ। ये है भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी के स्थान पर आया है। इसका अधिनियम संख्यांक 45 है, ये ध्यान रखिएगा। अधिनियम संख्यांक अगर पूछे कि 2023 में 45वें नंबर पर यह अधिनियम बनाया गया था, और इसकी, इसका अधिनियमन तिथि ये है, यानी कि इस तिथि पर राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। तो अगर ये पूछ ले कि अधिनियमन आईपीसी का या बेनस का अधिनियमन तिथि बताइए, तो यहीं पर आप देख के जाके नोट करके लिख लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, देख के लिख लीजिएगा, ठीक है।
और अगर ये पूछे राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, तो ये है 25 दिसंबर 2023 को। और एक बात और बता दूं, अगर पूछे आईपीसी बीएनएस लागू कब हुआ, तो तीनों क्रिमिनल लॉज एक साथ लागू हुए 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को ये तीनों क्रिमिनल लॉज, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीनों क्रिमिनल लॉ जो है इसी डेट पर लागू हुए थे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर तीनों क्रिमिनल लॉज में से कोई पूछे कब लागू हुआ, कब प्रवृत्त हुआ, लागू या प्रवृत्त, तो ये लिखेंगे। अब हम फास्ट ट्रैक थोड़ा सा चलेंगे। इसका इसका जो है उद्देश्य यहां पर लिखा होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यहां पर लिखा होता है, ये उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग प्रारंभिक पे आएंगे, देख लेंगे। प्रारंभिक मैंने आपको चैप्टराइजेशन तो पहले लिख दिया है, वो आप एक बात और मैं फिर से बता रहा हूँ रूल तोड़ने के लिए। अगर आप चाहें तो एक पतले से कागज में, मतलब ऐसा करिएगा मत, मैं एक वो बता रहा हूँ कि लिख के कहीं रख लीजिए, ताकि बार बार दोहराते रहिए, ठीक है। और बहुत लोग ऐसा करेंगे कि लाओ उसको लेके चला भी जाऊं, तो भैया मेरे कहने पे नहीं, अगर आप अपने हिसाब की गारंटी पे लेके जाइए, पकड़ाएंगे तो मैं कुछ नहीं जानता क्या होगा, ठीक है। लेकिन क्या बताएं, मैं कुछ बोल दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि रूल कैसे टीचर है रूल तोड़ना बता रहे हैं, कैसे टीचर है रूल तोड़ना बता रहे हैं। मैं नहीं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पता लगे कि मैं जो इंडेक्स बताया हूँ, चार्ट बनाया हूँ, 20 चैप्टर एक लाइन से लिखा हूँ, तो इसे आप लिखिए आगे, चैप्टर का नंबर, ऊपर से चैप्टर का नाम, पीछे सेक्शन, इसके बाद इसको इतने बड़े चार्ट में बना के चिपका लीजिए, उसके बाद लेके जाइए वहां पे, फिर कहिए कोई पूछे कि ये नकल करने के लिए नोट लिख के लाए हो, तो कह दो गोविंद सर ने कहा था, पता लगे मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए। ये सब मत करिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर भी सकते हैं। अब मैं सबकी गारंटी थोड़ी ना ले रहा हूँ, जिसको करना होता है करता ही है, ठीक है। मेरे मना करने से या मेरे कहने से कोई नहीं कुछ करेगा। कौन सा लॉ स्टूडेंट बच्चा होता है कि नहीं। अब देखिए, ये है ना प्रारंभिक, यहां से यहां तक है। पहले पहले उसका नाम होता है, हर अधिनियम का पहला सेक्शन यही होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। तो यहाँ पर है, ये कब लागू हुआ, तो उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राष्ट्रपति में अधिसूचना द्वारा नियत करे, ये सब ठीक है। ये सब परपंच है, कोई दिक्कत नहीं है। कब लागू हुआ, कब प्रवृत्त हुआ, 1 जुलाई 2024 को तीनों क्रिमिनल लॉज लागू हुए, ठीक है। अब देखो, आपसे एक एक वाला इंपॉर्टेंट है, धारा एक इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है, लागू संक्षिप्त नाम दिया गया है, प्रारंभ होना कब प्रारंभ होगा और लागू कब होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये सब है, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य या लोक के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो बेनस मना करता है, तब वो भारत के भीतर दोषी होगा, उस समय वो भारत के भीतर दोषी होगा, और इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अगर वो इस संहिता में बताए गए कार्य को करता है, मतलब मना किए गए कार्य को करता है, तो इस संहिता द्वारा यानी बेनस द्वारा ही दंडनीय होगा, अन्यथा कहीं नहीं होगा। चलिए, अब देखो, ये कह रहा है कि ये संहिता के उपबंध लागू कहाँ कहाँ होंगे। तो ये कुछ परिस्थिति बताया है कि ये संहिता के उपबंध कहाँ कहाँ लागू होंगे। तो कह रहा है इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। देखिए, अगर आपको डीप में पढ़ना है तो चैनल पर वीडियो डीप में भी है, आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन एआईबी अगर आपको पास करना है, तो आपको ये थ्योरम समझना होगा कि हमको नकल कैसे करना है, कैसे कहाँ से हम लोग देखें कि आसानी से इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। इस समय टाइम हो रहा है, मैं आपको बता दूं टाइम कितना हो रहा है मौसा। इस समय 12:21 हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आगे थोड़ा सा काम है, तो अभी नहीं बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, फिलहाल ये सब ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अपराध के अंतर्गत कह रहा है क्या क्या आता है। तो भारत के बाहर किया गया कोई भी ऐसा अपराध आता है, हालांकि ये सब आएगा ही नहीं, खाली यही दृष्टांत आने की संभावना है। देखो, ये दृष्टांत आने की संभावना है। कौन सा दृष्टांत? धारा एक का पहला ही एक ही दृष्टांत है, वही 5वें खंड में क्या कह रहा है, का जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है। अब पहले यहाँ पर युगांडा था आईपीसी में, का भारत का नागरिक है जो भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकेगा। कोई एक भारत का नागरिक है, वो भारत के बाहर किसी भी देश में अगर हत्या करता है, और वह
भारत में फिर से हत्या करके भाग आता है, तो जहां वह पाया जाएगा वहीं उसका विचारण हो सकेगा, ठीक है, ये कह रहा है। और दोष सिद्ध भी किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एआईबी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए दूसरे वाले खंड में परिभाषा खंड है, तो परिभाषा खंड तो आप ध्यान में रखिएगा भैया। परिभाषा खंड आपको ध्यान में रखना ही है, एट एनी कॉस्ट परिभाषा खंड रट के जाइएगा। देखो, पहले में परिभाषा किसका दिया गया है, कार्य की, ठीक है, कार्य का क्या मतलब होता है, ये है। दूसरे में है जीव जंतु, जीव जंतु क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। शिशु, शिशु, पहले पहले यहाँ बालक था। शिशु देखिए 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यायालय की परिभाषा दी गई है पांच, धारा 2 के 5वें उपखंड में, यानी 2 के 5 में दिया गया है, ठीक है। ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ पर न्यायालय है। न्यायालय का क्या मतलब है, तो न्यायालय में वे सभी लोग आते हैं जो न्याय करने के लिए सशक्त किए गए हैं, ठीक है। जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त, चाहे कोई भी व्यक्ति या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि ने सशक्त किया हो, चाहे वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त अकेले ही सशक्त किया गया हो, चाहे न्यायाधीश का निकाय, निकाय का मतलब कई न्यायाधीश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, वो पूरा ग्रुप भी न्यायालय कहलाएगा, ठीक है। अकेले न्यायाधीश भी न्यायालय कहलाएगा, और कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति जितने भी लोग हैं सब। समझ में? मृत्यु की परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेईमानी भी नहीं इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के लिए बेईमानी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, दस्तावेज, ये काहे इतना बड़ा हो जा रहा है, अच्छा मेरी उंगली लग के बड़ा, ठीक है। इसके बाद देखो, दस्तावेज की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज, आठवां परिभाषा है दस्तावेज की, ये क्या हुआ, आठवां परिभाषा है किसकी, दस्तावेज की। इसका क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई ऐसा विषय जिसको किसी पदार्थ पर अक्षर के माध्यम से, अंकों के माध्यम से या चिन्हों के साधनों द्वारा क्या हो, या उनमें से एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो, या तो वर्णित किया गया है, ठीक है। समझ में आया? और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दस्तावेज के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख आ सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे आ सकता है, कैसे, काहे कि दिया गया है धारा 2 के 8वें खंड में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, तो अक्षर, अंक या वर्णों द्वारा, अक्षर, अंक या चिन्हों द्वारा किसी भी पदार्थ पर वर्णित कोई भी चीज, वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। चलो, शॉर्ट में ये है, बाकी डीप में पढ़ना है तो आपका चैनल पर पूरा पूरा वीडियो है, वो पढ़ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। ये देखो, इसका उदाहरण देख लीजिए, किसी संविदा के निबंधनों, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए छोड़िए। इसके बाद देखिए, आपके लिए और कौन सा इंपॉर्टेंट है, लिंग धारा 10 में है, नहीं है, उभयलिंगी ये भी नहीं है, सद्भाव पूर्वक ये भी नहीं। परिभाषा खंड याद रखिएगा, 2 के 11वें खंड में है सद्भाव पूर्वक। इसके बाद 12वें सरकार है, संश्रय है, ये भी नहीं है। क्षति, 2 के 14वें खंड में है क्षति, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे मैं चलता हूँ, और जो ये मार्क कर रहा हूँ ना, मैं ये भी आप लोग को शेयर कर सकता हूँ। ये जो मार्क कर रहा हूँ ये आपको शेयर कर दूंगा, परेशान मत होइए। क्षति का क्या मतलब है, तो क्षति का मतलब होता है कोई अपहानि, कोई ऐसा अपहानि जो किसी व्यक्ति के शरीर पर हो, मन पर हो, या ख्याति ख्याति पर हो, या संपत्ति पर हो। और वो कैसे हो, अवैध रूप से हो, यानी किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति। और ख्याति का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, ठीक है, उसकी लोकप्रियता, या संपत्ति को अवैध रूप से कारित कोई भी अपहानि, अवैध रूप से कारित कोई भी अपहानि क्षति है, लेकिन वो कहाँ कारित होनी चाहिए, या तो शरीर पर हो, या मन, या ख्याति या संपत्ति को अपहानि हो, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। अवैध शब्द है, अवैध, और करने के लिए वैध रूप से अवैध, ये 15 में है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, न्यायाधीश से आप जानते ही हैं।
ठीक है, जीवन भी नहीं इंपॉर्टेंट है, स्थानीय विधि, पुरुष, मास, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। चल संपत्ति, ये कहाँ गया, चल संपत्ति ये देखना है। मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वे चीजें जो भूबद्ध है, या ये कह रहा है चल संपत्ति किसे कहते हैं, बात 21वें खंड में है भैया। भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध है, जो चीज भूबद्ध है या भूबद्ध वस्तुओं से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई है, उसके सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चल संपत्ति है। चल का मतलब है मूवेबल, जो मूव कर सकती हो, चल जो चल सकती हो। देखो, चल और अचल दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं। चल संपत्ति जो चल सकती है, यानी कि जिस संपत्ति को बिना हानि या नुकसान के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, वो है चल संपत्ति। जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके बाद अचल संपत्ति किसे कहते हैं, वो संपत्ति जो चल नहीं सकती, जो अस्थायी रूप से जकड़ी हुई है, या तो पृथ्वी से, या तो पृथ्वी में जकड़े हुए किसी चीज से अस्थायी रूप से बद्ध हो, बांधा गया हो, वो कहते हैं अचल संपत्ति। जैसे घर, अब घर से अस्थायी रूप से बंधा हुआ है खिड़की दरवाजा, तो वो भी अचल संपत्ति है। खिड़की दरवाजा भी अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती। ठीक है, चल का मतलब चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकती है, यानी जो चल सकती है। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। वचन इंपॉर्टेंट नहीं है, शपथ ये भी नहीं, अपराध, अपराध देखिए, अपराध थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 24वें खंड में है, इंपॉर्टेंट है ये कि 2 के 24वें खंड में अपराध को परिभाषित किया गया है। और अपराध का मतलब क्या होता है, तो अपराध का मतलब होता है भैया, इस संहिता द्वारा इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात, बस इतनी ही ध्यान रखिएगा। बीएनएस द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अपराध है। ठीक है, ऐसा कोई बात जो जिसको बीएनएस ने अपराध घोषित किया हो या दंडनीय किया हो, वो क्या है, अपराध है। ठीक है, अब आगे चलिए। लोप, लोप किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चल लीजिए, अगर कोई काम आपका करना कर्तव्य है और वो आप नहीं करते हैं, तो उसको लोप कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पैसा लेने के बाद भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने लोप किया है, उसको कहेंगे लोप करना। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए अब इसके बाद देखिए, लोक सेवक, ये नहीं है लोक सेवक। उसके बाद देखिए, लोक सेवक कहाँ है यार, एक मिनट रुकिए। लोक सेवक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोक सेवक आप ध्यान दीजिएगा, ये धारा 2 के 28वें खंड में है लोक सेवक की परिभाषा। ठीक है, ये कहां पर दिया गया है, 28वें खंड में लोक सेवक दिया गया है। लोक सेवक कौन होता है, जो निम्नलिखित के अधीन वर्णन है, ये इसमें जो वर्णित किया गया, का से लेकर ऑनवर्ड नीचे तक सब में जो वर्णित किया गया है, वो लोक सेवक है। जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है, यानी बड़ा अधिकारी, वो कौन है, लोक सेवक है, आयुक्त ऑफिसर। प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो निर्णायक कृत्यों का, चाहे वो स्वयं या व्यक्तियों के निकाय के द्वारा कर सकता है। क्या कर सकता है, आगे देख लेते हैं। सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। मतलब ये मैं बता रहा हूं ना कि आप इसे खोज सकते हैं। चलिए, नीचे तक दिया गया है, देख लीजिए पूरा। अब ऊपर से देखिए, निर्वाचन, विश्वास करने का कारण, विशेष विधि, मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति देख लीजिए किसे कहते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 2 के 31वें खंड में है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज, जो ऐसे दस्तावेज का होना, या होना तात्पर्य जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, जिसके द्वारा, यहीं से पढ़िए, ऐसा कोई दस्तावेज, ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत या अंतरित या निर्बंधित या निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए। ठीक है, वो क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति है। समझ में आया? बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे चलिए। 2 की 31, आपको कुल मिलाकर खाली इतना ही रटना है कि
कौन सा परिभाषा किस नंबर पे है, और सब नहीं रटना है, जो मैंने नाम लिया बस वही एक एक, जैसे लोक सेवक है, ठीक है, विश्वास करने का कारण मान लीजिए नहीं है तो अवैध अपराध, ये सब, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब स्वेच्छया यानी वॉलंटरली 33 में है, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। एक चीज देखना है, एक चीज, स्वेच्छया का उदाहरण देख लीजिए, ये आने की संभावना है, ठीक है। कह रहा है कि का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बड़े बसे हुए घर में रात को आग लगा देता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कायित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कायित करने का ना रहा हो, वह दुखी भी हो, उसके कार्य से मृत्यु कायित हुई है, तो भी यह जानता था कि संभाव्य है कि मृत्यु कायित कर दे, तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कायित की है। अब स्वेच्छया को इतना अच्छे से डिफाइन किया गया है इसमें। कह रहा है कि मान लो एक व्यक्ति है, वो एक बसे बड़े नगर के बसे हुए घर में, ठीक है, बसे हुए घर का मतलब है ऐसा घर जिसमें रहन सहन की सारी सुविधा अवेलेबल हो, जिसमें लोग रहते हो वहां पर गृहस्थी का सारा सामान अवेलेबल हो, उसको कहते हैं बसा हुआ घर। और रात में आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। अगर आग लगाकर बसे हुए घर में आग लगाता है तो इसका एक माना जाता है कि भाई उसमें हो सकता है कोई हो भी, भले ही उसका आशय ना रहा हो मृत्यु कारित करने का, भले ही वो बहुत दुखी हो, लेकिन वो उसका उसने आग लगाया स्वेच्छया, तो ये माना जाएगा, ठीक है। तो वो स्वेच्छया मृत्यु कारित की है, ये माना जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। भाई साहब ये कितना देर में, अब देखो धारा 3 क्या है, थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। धारा 3 देखिए, साधारण स्पष्टीकरण है, ठीक है, साधारण स्पष्टीकरण है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे चलिए। आगे चलिए, एक मिनट। नहीं नहीं, धारा 3 का 5वां खंड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक बार देख लीजिएगा। धारा 3 का जो सामान्य आशय था ना, सामान्य आशय, उससे रिलेटेड प्रावधान जो पहले धारा 34 में था, वो अब धारा 3 के 5वें खंड में है। ये देखिए, धारा 3 का 5वां खंड क्या है, ये पहले क्या था, ये धारा 3 का 5वां खंड है, ये S3 का 5वां खंड है। पहले कहाँ था ये, तो पहले आईपीसी में था धारा 34 में। इसको क्या कहते हैं, सामान्य आशय, ठीक है, सामान्य आशय। कह रहे हैं, जब कोई आपराधिक कार्य, अगर कोई भी आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा और सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो उसने वह कार्य अकेले किया हो। अगर कई व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं, और वो कार्य कैसे करते हैं, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, यानी सबका सामान्य मत हो कि ये कार्य करना है, ठीक है, उसमें कोई कार्य करते हैं, तब ये माना जाएगा कि उन सभी में से हर एक व्यक्ति ने अपराध किया है, वही सेम। जैसे मान लो 10 लोग मिलके प्लान बना के हत्या कर देते हैं सामान्य आशय में, तब क्या होगा कि 10 लोग हत्या के पनिशमेंट से लायबल होंगे, यानी हत्या का पनिशमेंट उनको मिलेगा, 10 के 10, ठीक है। इसके बाद देखिए, 3 का 5वां खंड था, इंपॉर्टेंट था। इसके बाद और कोई नहीं। अब उसके बाद चौथे पे आइए, सीधे आते हैं। अध्याय 2 दंड के विषय में है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अध्याय 2 क्या है, दंड। ये देखिए, दंडों के विषय में चार्ट आपको याद ही होना चाहिए। मैं इसमें अपना बैरक भी लिए रहता हूँ, मान लो कहीं अगर कुछ ऐसा होता है जो छूटता है, तो मैं आपको बता सकूं कि कहाँ छूट रहा है, ठीक है। एक मिनट खोल लेता हूँ। हाँ, तो देखो, इसमें एक छोटा सा परिवर्तन है, उस परिवर्तन पे ध्यान दीजिएगा। पहले क्या था आईपीसी में, ये धारा 53 में था, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। आईपीसी में कहा था, धारा 53 में। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, बैरक में ही लिख सकते हैं कि ये पहले धारा 53 में था, ठीक है।
और उसके बाद देखो, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी हुए हैं, यानी इस संहिता के अधीन इतने प्रकार के दंड दिए गए हैं, इतने प्रकार के, इसी के अधीन, इसी इतने ही में से कोई एक मिलेगा अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, यानी भारतीय नागरिक संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में अगर कोई कार्य करने के लिए मना किया गया है और कोई व्यक्ति वो कार्य कर देता है, तो उसे इसी धारा के में वर्णित दंडों से दंड दिया जाएगा। जैसे या तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, या आजीवन कारावास दिया जाएगा, या कारावास दिया जाएगा, जो दो प्रकार का है। कारावास कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो कठिन कारावास, दूसरा होता है सादा कारावास। कठिन कारावास मतलब जिसमें श्रम करवाया जाता है, मेहनत करवाया जाता है, और सादा में कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो, कठोर श्रम के साथ है। कठिन में कठोर श्रम है, इसमें तो सिंपल थोड़ा बहुत होता होगा। देखो, अब घा वाला क्या है? संपत्ति की जब्ती, संपत्ति का समापहरण, संपत्ति को जब्त कर लेना। ठीक है। अब अंगा वाला है जुर्माना, किसी पे जुर्माना लगाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चा वाला, ये नया जुड़ा है तो आप लोग अपने हिसाब से नोट करिए, सामुदायिक सेवा का दंड नया जुड़ा है। सामुदायिक सेवा क्या चीज है? समुदाय का सेवा। ठीक है, समुदाय का सेवा, समुदाय का, लाइट 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 देखिएगा, करंट मार देगा आपको। बस बस बस, हाँ, ठीक 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 है। समझ में आया? समुदाय का सेवा, समुदाय का सेवा का मतलब समाज का सेवा, ऐसा दंड दिया जाएगा कि उसमें समाज का सेवा करने के लिए कहेंगे। जैसे हॉस्पिटल में कहेंगे कि जाके बिना पारिश्रमिक, बिना वेतन के काम करके आओ, सेवा करके आओ मरीजों का। ठीक है, या कहीं भी पब्लिक सर्विस में लगा देंगे। ठीक है, और बिना, वो भी सैलरी के। सामुदायिक सेवा का छोटे मोटे अपराध में, जैसे मान लीजिए 5,000 से कम का कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है और वो पैसा वापस भी कर देता है, तो उसको सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे सामुदायिक सेवा में उसको कहेंगे कि जाके तुम जो है 1 हफ्ता ट्रैफिक पुलिस का काम करो, चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज करो। ठीक है, ये सब वाला। इसके बाद देखो, ये है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दंड कहाँ पर दिया गया है? धारा 4 में। फिर देखो, 5 वां तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। दंडादेश का लघुकरण, दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? समुचित सरकार। समुचित सरकार कहाँ दिया गया है, कैसे दिया गया है, वो सब छोड़िए। ये कहे इतना ज्यादा जूम हो जा रहा है, अच्छा हमारा ही हाथ लग जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, धारा 6, दंडा विधियों की गणना, ये भी नहीं है। देखो, धारा 8 क्या कह रहा है कि जुर्माने की रकम, जुर्माना देने आदि में व्यतिक्रम होने पर दायित्व। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना लगा है, और हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़िए, जाने दीजिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी चर्चा ही नहीं करूंगा मैं, वरना आप लोग को तो वैसे ही इतना भारू हो गया है, उतना ही रट पाते हैं, तो इतना कहाँ रटेंगे। एकांत परिरोध, कई अपराधों से, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। धारा 10 भी नहीं इंपॉर्टेंट है। धारा 11, एकांत परिरोध देख लीजिए। एकांत परिरोध थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखो, एकांत परिरोध धारा 11 में दिया गया है। ये देखिए, एकांत परिरोध, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आपके बेरेक्ट में ये हेड नोट यहाँ पर दिया है ना, आपके बेरेक्ट में यहाँ पर दिया होगा, इसे इसे यहाँ पर इतने, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, एकांत परिरोध का क्या कह रहा है कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके अंतर्गत इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपना दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए, जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे, निम्नलिखित मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। यानी कि कोई भी, किसी भी व्यक्ति को, जिसको न्यायालय दंड देने में सक्षम है, कठोर कारावास, तो उसको एकांत परिरोध की अवधि का, एकांत परिरोध का कारावास दिया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर एक व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा कारावास नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो भी 3 महीना एक साथ नहीं दिया जाएगा, पार्ट में डिवाइड करके। अगर 6 महीने का कारावास है तो 1 माह से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं होगा। ठीक है, ये सब है। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एकांत का परिरोध कहाँ पर दिया गया है? धारा 11 में दिया गया है। चलिए, अब आगे चलते हैं।
अब 12 देखिए, एकांत परिरोध की अवधि कितनी होती है, ये भी ठीक है। एकांत परिरोध की अवधि में कहा गया है, देखिए एक बार देख लीजिए पूरा। एकांत परिरोध की अवधि ये है धारा 12, कह रहा है एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एकांत परिरोध एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी एक बार में एक व्यक्ति को 14 दिन तक ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, ठीक है, एकांत परिरोध में। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अध्याय 3 आ गया, साधारण अपवाद, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग को देखना है, इसका देखना नहीं, इसका उदाहरण देखना है। पहले तो प्रोविजन थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद उदाहरण देख लेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं भैया। साधारण अपवाद, ये चैप्टर है नंबर 3। ये धारा 14 से लेकर 44 तक के बीच में दिया गया है। 14 से लेकर 44 तक के बीच में दिया गया है। इसमें दो पार्ट है। पहले में तो है अपवाद है, साधारण अपवाद है, और उसके बाद साधारण प्रतिरक्षा है, ठीक है। तो 14 से लेकर 33 तक के बीच में इसमें दो पार्ट है। एक तो 14 से लेकर के, अरे यार, 14 से लेकर के 33 तक क्या दिया गया है, सामान्य अपवाद, ठीक है, अपवाद दिया गया है। लेकिन 34 से लेकर 44 तक, 34 से 44 तक क्या दिया गया है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, मेरा बताने का मतलब कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग को इंडेक्सिंग पता हो जाए। बाकी कुछ भी रटने पढ़ने सुनने सोचने की जरूरत ही नहीं है, इंडेक्सिंग पता होना चाहिए। कहाँ से क्वेश्चन खोजना है, कौन सा सेक्शन कहाँ दिया गया, अगर ये आपको याद हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर आराम से निकाल लेंगे आप, ठीक है। साधारण अपवाद, इस चैप्टर में वो चीजें बताई गई हैं जिसके अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नुकसान पहुंचा दे तो आपको छूट मिल सकती है, ठीक है। अगर इस अधिनियम में वर्णित अपराधों को कर भी देते हैं तब भी आपको दंड नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा भी तो थोड़ा बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। ये है साधारण अपवाद, ठीक है। ये पूरे अधिनियम का अपवाद है, यानी पूरे अधिनियम में जो भी कार्य दिए गए हैं, करने के लिए मना किए गए हैं, जो भी कार्य, जो भी अपराध या लोभ जो करने की मनाही है, वो अगर कर भी देता है कोई व्यक्ति, और इस धारा 14 से लेकर 44 तक के में वर्णित परिस्थितियों में आता है, तो उसको दंड से छूट मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इसमें साधारण अपवाद चैप्टर का नाम है। देखिए धारा 14 क्या है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया कोई कार्य किया गया है जो या तो विधि द्वारा आबद्ध है वो कार्य करने के लिए, या तो उसको ये विश्वास है कि विधि ने हमको ऐसा कार्य करने के लिए सशक्त किया है, ठीक है। तब उस व्यक्ति द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है, तब उससे छूट कहां पर मिलेगी, धारा 14 में मिलेगी, ठीक है। ये कह रहा है धारा 14 कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, यानी कि लॉ ने लॉ लॉ ने उसे वो काम करने के लिए नियुक्त किया है कि आप ये काम करिए, ठीक है। या फिर जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण, विधि के भूल के कारण नहीं, खाली फैक्ट भूल जाता है, लॉ नहीं भूलता है, तथ्य की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। सद्भाव पूर्वक, या तो वो विधि द्वारा आबद्ध हो, या तो वो सद्भाव पूर्वक तथ्य की भूल के कारण विश्वास करता हूं कि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूं, यानी लॉ ने हमको सशक्त किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दृष्टांत, इसका देख लेंगे भैया दृष्टांत। उदाहरण क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विधि के समादेशों के अनुरूप, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एआईबी के लिए, विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से, यहां तक रुकना है। विधि के समादेशों के अनुरूप यानी कि लॉ के दिशा निर्देश में रहते हुए, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ रहते हुए, विधि के समादेश के अनुरूप रहते हुए, अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी अपने से बड़े अधिकारियों के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। एक सैनिक यानी कि एक व्यक्ति है जो सैनिक है, वो उसका नाम है का,
वो भीड़ पर क्या करता है, गोली चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि उसके अधिकारी कहते हैं। अब का ने कोई अपराध नहीं किया, एक व्यक्ति है का, उसने क्या किया, भीड़ पर गोली चला दिया, लेकिन अपने वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर। और वो भी नहीं कि वरिष्ठ अधिकारी से कह दिया गोली चला दिया, वो आदेश विधि के समादेश के अनुरूप था, विधि के आदेश के अनुरूप था, ठीक है, के अंतर्गत था, तब आदेश दिया और तब उसने गोली चला दी, तब उसने क्या किया, तब उसका क्या होगा, कोई अपराध नहीं किया है ऐसा माना जाएगा, ठीक है, तब उसने कोई अपराध नहीं किया है। इंपॉर्टेंट है ये भैया। अब देखो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, खा वाला। न्यायालय का अधिकारी का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यह ही मां है, ठीक है, या को गिरफ्तार कर लेता है। का ने कोई अपराध नहीं किया। देखो एक व्यक्ति है का, मैं हूं, मैं आपको और आपके दोस्त को, दोस्त में से ये नहीं जानता हूं कि, अब मैं कोर्ट ने अब मुझे कहा कि जाके आपके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया जाए या आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब मैं आपको गिरफ्तार करने के बजाय सद्भाव पूर्वक भूलवश आपके दोस्त को गिरफ्तार कर लेता हूं और सम्यक जांच के पश्चात, कि मैं जांच पड़ताल कर लिया लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला कि आपका दोस्त आप है कि आप आपका दोस्त है, ठीक है, ये नहीं पता चला, तो मैं आपको गिरफ्तार ना करके आपके दोस्त को कर लेता हूँ, लेकिन सद्भाव पूर्वक, तब मैंने कोई अपराध नहीं किया, तब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि ये हमको परिरोध में रखे हैं, ठीक है, या अवरोध किए हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं। धारा 15 देखिए, न्यायाधीश के रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, ठीक है, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, ये न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, ऐसा कार्य जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए किया गया है, उसके बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश होते हुए न्यायिकता न्यायिक रूप से कोई कार्य कर रहा है, तब वो बात अपराध नहीं होगा। कह रहा है कोई बात या कोई एक्ट कुछ भी अपराध नहीं है, लेकिन कब अपराध नहीं है, जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसे शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि उसके पास है या उसे विधि द्वारा दी गई है। देखो अगर कोई जज साहब है, वो कोई केस लेते हैं, अपने सामने कोई केस आता है उनके, वो उसको देखते हैं और किसी व्यक्ति को जेल पहुंचा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जेल किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए अपराध के दोषी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए किसी भी व्यक्ति को दंड देते हैं, जेल पहुंचाते हैं, तो उसके लिए वो अ, उसको छूट यहीं पे मिलेगी, वो उसके लिए जो है मुकदमे के दायी नहीं होंगे, भागी नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो वो अपराध नहीं है, ठीक है। सोलह क्या कह रहा है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। ये धारा 16 ये कह रहा है कि अगर न्यायालय के निर्णय में या आदेश के अनुसरण में कोई कार्य किया गया है, तब वो भी अपराध नहीं होगा। यानी अगर न्यायालय ने कुछ करने के लिए कहा है और आप कर देते हैं, तब आपने कोई अपराध नहीं किया, ये माना जाता है, ठीक है, धारा 16 में ये है। इसके बाद आगे चलिए, धारा 17 में क्या है, विधि द्वारा न्यायानुमति या तथ्य की भूल के कारण खुद को, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए ठीक है। 18 देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विधिक कार्य करने में दुर्घटना, ये है धारा 18 है, ये है विधिक कार्य करने में दुर्घटना, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, ठीक है, ये कहा नहीं आ रहा है, चलो इससे ले लेते हैं। धारा 18 क्या है भैया, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, ठीक है। अगर कोई कार्य विधिपूर्ण किया जा रहा है, उसमें दुर्घटना हो जाता है, तो वो भी अपराध नहीं होगा। जैसे क्या, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाती है और किसी आपराधिक आशय के या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीत से विधिपूर्ण साधन द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, लीगल कार्य कर रहा है, और लीगल कार्य करते हुए उससे कोई लीगल कार्य कर रहा है, ऊपर से उचित सतर्कता और सावधानी से कर रहा है, कोई इधर-उधर नहीं कर रहा है कुछ भी, तो वो कार्य करने में अगर कोई दुर्घटना या दुर्भाग्य हो जाता है, कोई दुर्भाग्यवश कोई कार्य अपराध हो जाता है, तो वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है? जैसे जैसे देखो, का एक व्यक्ति है,
कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट जाता है। फल का मतलब है कुल्हाड़ी का जो लोहे वाला, जैसे कुल्हाड़ी होता है तो उसमें लोहा लगा होता है और एक डंडा लगा होता है। तो जो लोहे वाला पार्ट है तो उस डंडे में से निकल के ऐसे उछट जाता का मतलब उछल जाता है, निकल के ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तब और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। मान लो कुल्हाड़ी का फल निकला, उछटा, किसी के सर पे लगा, किसी का सर फट गया, वो मर गया तुरंत। अब यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, यानी कि अगर का ने अच्छे से सावधानी बरता था, तब उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है, तब वो अपराध नहीं किया है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। 19वां देखिए, 19वां क्या है? कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु आपराधिक आशय और अपहानि के बिना किया गया हो। ऐसा कार्य जो जिससे अपहानि यानी नुकसान तो होना तय है, तय नहीं, संभाव्य है, संभावना है कि उससे नुकसान हो जाए, लेकिन आपराधिक आशय के बिना वैसा कार्य किया गया हो, तब क्या होगा, ठीक है। तब उसको भी छूट मिलेगी इसमें, ठीक है। ये क्या हुआ भाई? व्हाट हैपेंड? एक मिनट। अच्छा, इसको काट देता हूँ, एक काम करता हूँ ना भैया, इसको इसको इसमें निकालता हूँ, इसमें निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाला है। चलिए मैं आप लोग के लिए जो है, अरे ये क्या हो गया, इसमें ले आता हूँ, इसमें बड़ा अच्छा चलेगा, चलिए। ठीक है। कहाँ थे भैया हम? इसमें थोड़ा और फास्ट भी चलेगा। 19 पे थे। ये है 19। ठीक है। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किचिर किचिर पिचिर पिचिर हो रहा था। हैं? देखो भैया, 19 मैंने आपको बता दिया है। इसका उदाहरण पढ़ना था, आइए उदाहरण पढ़ लेते हैं अच्छे से। हाँ, ये देखो, इसका उदाहरण क्या है कि का एक जलयान का कप्तान है। ठीक है, अरे यार। हाँ, का जो है, उदाहरण नंबर ए, कह रहा है का एक व्यक्ति है जो एक जलयान का कप्तान है यानी कैप्टन है। अचानक प्लस एक तो अचानक से ऊपर से अपने को किसी त्रुटि या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खा को क्या कर देगा, अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा, यानी कंफर्म होकर डुबो देगा, और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव गा को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ेगी, जिससे संभवतः वह बचकर निकल जाए, संभवतः बचकर निकल भी जाए। यहाँ यदि का, अभी मैं समझाता हूँ, परेशान मत हुई, यहाँ यदि का गा को डुबाने के आशय से के बिना नाव खा के यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यद्यपि वह नाव गा को ऐसे कार्य द्वारा टकरा कर डुबा सकती थी जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यता यह पाया जाता है कि वह संकट जिससे बचाने का उसका आशय
था जिससे नाव को डुबोने की जोखिम उठाने की माफी योग्य है, तो वह अपराध का दोषी नहीं है। एक बात देखो, इतना बड़ा लंबा पढ़े लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, मैं बताता हूँ शॉर्ट में। देखो क्या है कि अगर एक कैप्टन है, वो अपने जहाज को लेके जा रहे हैं। अब देखो, एक साइड ऐसे ऐसे सीधे जहाज जा रहा है और दाहिने हाथ पे उनके 20-30, मतलब अपने आप को ऐसे स्थिति में पाते हैं कि अगर या तो इधर काटेंगे स्टेयरिंग या तो उधर घुमाएंगे। अगर नहीं घुमाए तो सीधे पहाड़ से लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर इधर घुमाए तो दो तीन लोगों से भरी हुई एक नाव हो वो पलट जाएगी, और इधर घुमाए तब वो 20-30 व्यक्तियों से भरी हुई नाव पलट जाएगी। ठीक है, चाहे दाहिने घुमाएंगे तो 20-30, और बाएं घुमाएंगे तो 2-3 व्यक्तियों से भरी हुई नाव पलटेगी जरूर। ठीक है, तब अगर वो बड़ी दुर्घटना बचाने के लिए, यानी 20-30 व्यक्तियों से भरी हुई नाव को डुबोने से बचाने के लिए वो 2-3 व्यक्तियों वाली नाव की तरफ मोड़ते हैं, और वो व्यक्ति डूब भी जाते हैं, तो भी हालांकि ये काम जानबूझकर किया गया, तो भी वो व्यक्ति यानी कैप्टन साहब ने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा था ये एग्जाम्पल। अब आगे चलिए। अब देखो, एक तो घर गिराने वाली कहानी है। एक व्यक्ति है का का है, एक बड़े अग्निकांड के समय क्या करता है, आग को फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। ठीक है, वह इस कार्य से मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है। यहाँ यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की थी कि इतनी आसन थी कि का कार्य माफी योग्य है, तो का उस अपराध के दोषी नहीं होंगे। एक व्यक्ति है का, देखो एक तो घर में क्या हुआ, आग फैल गया खूब तगड़े लेवल पे, और उसी से सटा हुआ घर था, और लाइन से कई घर सटे हुए थे। अगर वो व्यक्ति एक घर को गिरा देता है और दूसरे घर में आग पहुंचने से रोकने के लिए गिराता है सद्भाव पूर्वक, तब उसका कार्य माफी योग्य है। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इतना है। इसके बाद देखिए, धारा 20 है, और अभी धारा 300, अभी तो हम लोग 20 पे पहुंचे हैं, अभी तो 358 धाराएं हैं। अब आप सोचिए 358 धाराएं कितनी देर में पहुंचेगा, तो थोड़ा तेज लेके चलता हूं। तो वो धारा 20 में क्या है, इसमें है भैया, धारा 20 में कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। अगर कोई बात 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है तो वो अपराध नहीं है। ठीक है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य क्या है, अपराध नहीं होगा। और 21वें में है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष, यानी 7 वर्ष से ऊपर ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम। ठीक है, यहाँ तो जा रहा है यहाँ, लेकिन इससे कम है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, यानी 7 वर्ष से तो ऊपर है लेकिन 12 वर्ष से कम है। अगर किसी बच्चे का आयु इतने बीच में है, तब उसका कार्य, आयु के अपरिपक्व को समझ के शिशु का कार्य, तब उसका ऐसा माना जाएगा कि अगर बच्चा परिपक्व हो गया है यानी कि समझदार हो गया है, तब तो उसका दायित्व तो माना जाएगा। अगर बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है तो दायित्व तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, डॉली इन कैपेक्स और डॉली कैपेक्स, ये धारा 20 और 21 को हम लोग मिला के पढ़ते हैं, लिखते भी हैं कि शिशु का कार्य तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य तो डॉली इन कैपेक्स माना जाता है। 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा डॉली इन कैपेक्स माना जाता है, यानी कि अपराध करने में अक्षम माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 22वां, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। 22वां कह रहा है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, यानी ऐसा व्यक्ति जो पागल है, ठीक है, जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता, वो कहां पर है, धारा 22 में है। 23 और 24 एक साथ पढ़ेंगे। 23 और 24 क्या है, अनैच्छिक और ऐच्छिक मतता है। 23 में क्या है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है, यानी नशे की हालत में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं अगर कोई व्यक्ति, तब उसका कार्य है। लेकिन वो नशा कैसे होना चाहिए, इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इच्छा से किया गया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से शराब पीता है और फिर अपराध करता है, तब वो धारा 24 में आएगा। और अगर किसी ने जबरदस्ती शराब या नशे वाली चीज पिला के कोई अपराध कारित करा दिया, तब वो धारा 23 में आएगा। अगर अपनी मर्जी से शराब पी के कोई अपराध करते हैं तो वो दायित्वहीन माने जाते हैं, यानी उनका दायित्व बनेगा, उनको दंड मिलेगा।
छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को नशे में, और वो नशा जबरदस्ती उसको पिलाया गया है, खिलाया गया है, तब वो कोई अपराध करता है, तब वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। देखो 25वां क्या है, सम्मति से किया गया कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। 26 नहीं, 27 क्या है, संरक्षक द्वारा 87 से 92 पहले था। नहीं 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 नहीं, इसके बाद देखो, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, ये भी नहीं। इसके बाद देखो, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, ये भी नहीं। कोई अच्छी सी घटना सुना कि किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक कारित करा दिया जाए, तब भी वो कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ से दिया गया है, तो 34 से लेकर 44 तक के बीच में दिया गया है। ठीक है, ये देखिए चलने लगा, कभी तक नहीं चला भाई। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक के बीच में दिया गया है, तो धारा 34 से लेकर 44 तक के बीच में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धारा 34 से लेकर 44 तक के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखिए, धारा 35 में क्या है, शरीर, 34 में क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। अगर कोई भी कार्य आप अपने सेल्फ डिफेंस में करते हैं कोई कार्य, तो वो अपराध नहीं मानी जाती। और 35वां क्या कह रहा है, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को अपनी और किसी अन्य व्यक्ति की शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। वो अपने शरीर की और अपने संपत्ति की रक्षा कर सकता है, और दूसरों के भी शरीर की और दूसरों की संपत्ति की भी रक्षा कर सकता है। ठीक है, ये इसमें लिखा गया है कि अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। ठीक है, ये कर्तव्य होता है। चलिए अब आगे देखिए, 36वां क्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि है, यानी ऐसा व्यक्ति जो पागल है। अगर कोई पागल कोई अपराध कोई कार्य करता है, मान लीजिए आपको जान से मारने के लिए आता है, तब क्या आप अपना सेल्फ डिफेंस का राइट यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि या एक विकृत व्यक्ति का को जान से मारने का प्रयत्न करता है। एक पागल आदमी या है जो का को जान से मारना चाहता है, मारने का ट्राई करता है, प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट, या किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो या के स्वसूचित होने की दशा में रखता है। देखो, एक व्यक्ति पागल है, वो किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है, तो भले ही वो मारने की कोशिश करता है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी नहीं होगा पागल आदमी। लेकिन जो जिसको मारने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति सेल्फ डिफेंस का राइट रखता है। वैसे ही सेल्फ डिफेंस के राइट को यूज कर सकता है, जैसे सामान्य आदमी के विरुद्ध यूज करता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सामान्य आदमी उसके ऊपर आक्रमण करता, तो जान से मारने की कोशिश करता, तो वो सेल्फ डिफेंस का राइट यूज करता। ठीक है, अपना प्रतिरक्षा करता। वैसे ही पागल आदमी अगर अटेम्प्ट टू मर्डर करे, मतलब अटेम्प्ट करे हत्या का, तो भी सेल्फ डिफेंस का राइट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 37वां कह रहा है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता, ये कहां पर दिया गया है, ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयुक्त नहीं होता, वो कहां दिया गया है, धारा 37 में दिया गया है। कब, जब यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु घोर उपाधि की आशंका युक्त युक्त रूप से कारित नहीं होती, या लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने का समय होता है, तब सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं मिलता है। इसमें कुछ 3-4 जो है दिए गए हैं, डीप में पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। देखो, अगर आपको डीप में पढ़ना है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को विजिट करें। अगर खाली एआईबी पास करना है, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 दिन में वैसे भी कहाँ पढ़ेंगे।
अब देखो, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? यानी कब अपने शरीर की प्रतिरक्षा करते हुए कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है कोई व्यक्ति? ये धारा इसमें दिया गया है 38 में, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए 39 में क्या दिया गया है? 39 में दिया गया है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपराध कारित करने तक का होता है, ठीक है। यानी कि किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित नहीं कर सकते, कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं, ये दिया गया है धारा 39 में। 40 में है कि शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब स्टार्ट होता है और कब एंड हो जाता है। 41 ये भी नहीं है, चलिए इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए दुष्प्रेरण 45 इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। 45 आइए बता देते हैं। देखो 45 क्या है, अध्याय 4 है, दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में, ठीक है। तो इसमें दुष्प्रेरण है, पहले तो दुष्प्रेरण पढ़ेंगे। धारा 45, 45वें पे क्या है, किसी बात का दुष्प्रेरण, ये क्या चीज है, दिख रहा है ना सही से? थोड़ा जूम कर दूं? ठीक है भैया, जूम कर देता हूँ। देखो, किसी बात का दुष्प्रेरण, किसी बात का दुष्प्रेरण, ये कहाँ दिया गया है? 45 में दिया गया है, सेक्शन 45। ये क्या कह रहा है, वह व्यक्ति, 45वां क्या कह रहा है, वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। दुष्प्रेरण का क्या मतलब होता है, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, किसी को उकसाना, किसी को प्रोत्साहित करना कोई अपराध करने के लिए। गांव के भाषा में कहते हैं चढ़ाई देना, चढ़ा दो उन्हें, वो उन्हें चढ़ाई दीन और उन्हें मारे दो थप्पड़। तो जो चढ़ाना होता है ना, अरे अरे सुर सुर चढ़ा दिए, सुर चढ़ा दिए, इसको कहते हैं दुष्प्रेरण, ठीक है, अबेटमेंट इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ABETMENT, अबेटमेंट, उकसाना, दुष्प्रेरण करना। क्या होता है, वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो कुछ काम करता है, का खा गा में वर्णित काम जो करता है वो क्या क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है। जो व्यक्ति 3 काम करता है, का वाला, खा वाला और गा वाला, वो क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है। कैसे? उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। जो व्यक्ति उकसाता है, दूसरा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति के साथ क्या होता है, सम्मिलित होता है। क्या होता है, षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है, जानबूझकर। तो पहला वाला है उकसाता है, दूसरा वाला है किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, तीसरा वाला है किसी कार्य या अवैध लोप को जानबूझकर सहायता करता है, ठीक है। साशय, सहायता करना, तो 3 काम करना दुष्प्रेरण है। कौन सा? किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाना, दूसरा किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होना, तीसरा किसी कार्य या अवैध लोप को जानबूझकर सहायता करना, ठीक है। ये क्या होगा, दुष्प्रेरण इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब देखिए इसके बाद 46 देख लीजिए, दुष्प्रेरक कौन होता है? तो जो व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है वो होता है दुष्प्रेरक, ठीक है। जैसे जैसे उदाहरण देख लो, कह रहा है गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है, का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, हे भैया, हे मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए आपका नाम कल्लू है और मेरा नाम गोविंद है, तो मैं कहता हूँ कल्लू भैया, कल्लू भैया, कल्लू बच्ची, एक काम करो, अपनी फ्रेंड को जान से मार दो। तो आप कहती है पागल हो क्या, चाहे कुछ भी करो, मैं अपनी फ्रेंड को काहे मार दूंगी? आप नहीं मारती हैं, फिर भी मैं उकसाने का दोषी हो गया, मैं दुष्प्रेरण का दोषी हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
47वां देखिए, भारत के बाहर अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। ठीक है, ये है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। 49, 50, 51, 52 नहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए षड्यंत्र वाला आ जाइए। 59, 60। आपराधिक षड्यंत्र देख लेंगे। आपराधिक षड्यंत्र, ये वाला धारा 61 में है। ठीक है, ये क्या है? आपराधिक षड्यंत्र के विषय में 61 में है क्या? आपराधिक षड्यंत्र। ये क्या होता है? एक मिनट के देखूं, इंपॉर्टेंट है ये आईबी के लिए कि नहीं है। इंपॉर्टेंट है, आपराधिक षड्यंत्र तो इंपॉर्टेंट है शायद। 61 में है, एक मिनट। हाँ भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, क्या है ये? आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल, इसका क्या होता है इंग्लिश? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये क्या होता है? जब दो या अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, कोई अवैध कार्य या तो करते हैं, कोई ऐसा कार्य जो अवैध हो। ठीक है, अवैध कार्य जो वैध ना हो, जो इलीगल हो, कोई इलीगल कार्य करते हैं, या खा वाला कह रहा है कोई ऐसा कार्य जो अवैध तो नहीं है, लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। देखो, अगर कोई कार्य ऐसा करते हैं या करवाते हैं जो अवैध, तो या तो पहली बात तो अवैध है, इलीगल है, या तो वो काम तो लीगल है, लेकिन उसको करवाते कैसे हैं, तो इलीगल तरीके से करवाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया अवैध साधनों द्वारा। ठीक है, करवाते हैं, तब ये क्या हो गया? वो जो सहमति है ना, आपराधिक सहमति, वो हो गया षड्यंत्र। ठीक है, फिर हो गया, चलिए अब उसके बाद अगला देख लीजिए। अब देख लीजिए, हाँ, प्रयत्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले धारा किसमें दिया गया था? पहले दिया गया था धारा 511 में, प्रयत्न के विषय में। ठीक है, ये प्रयत्न के विषय में है, प्रयत्न के विषय में। ठीक है, ये है, ये क्या है? धारा 62। धारा 62 का नाम है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। यानी कि जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित करने का प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न के अपराध में करने में की दिशा में कोई कार्य करता है, एक तो अपराध करने का प्रयत्न करता है, और दूसरा ऐसे प्रयत्न की दिशा में कोई कार्य भी करता है, तब क्या? जहाँ के ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपपन्न नहीं किया गया है, वहां अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, उस अवधि के कारावास से जो यथास्थिति आजीवन कारावास के आधे तक, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या इसे जुर्माने से या अपराध के लिए उपबंधित या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये समझ में नहीं आया होगा। देखो, आपराधिक प्रयत्न क्या है? जिसे पूरे बीएनएस में तमाम दंड दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा अपराध जिसका प्रयत्न पूरे बीएनएस में कहीं नहीं दिया गया है, और वो किया जाता है, तब उसको धारा 62 के अधीन लायबल ठहराया जाता है, और उसको सजा कितनी मिलेगी? या तो उस अपराध के आधे तक का सजा मिलेगी, या उस आजीवन कारावास के आधे तक का सजा मिलेगा। ठीक है, या तो आजीवन कारावास के आधे की सजा मिलेगी, और आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाता है। ये कहां पर दिया गया है आईपीसी में? आप लोग कमेंट करिएगा, आईपीसी में कहां दिया गया था? ठीक है, आजीवन कारावास के आधे तक दिया जाएगा, या तो उस अपराध के लिए जो अपराध वो करता है, या जिस अपराध को करने का प्रयत्न करता है, उस अपराध का आधा, जो सबसे ज्यादा दीर्घतम सजा होगी ना, उसका आधा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी अब हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 5। ये है महिला और बालक के विरुद्ध अपराध। ठीक है।